इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। चीन को लेकर एक नई खबर चर्चा में है। वर्ल्ड मीडिया भी इसके बारे में पता कर रहा है। चीन के अंदर से कुछ तस्वीरें हम निकाल पाए हैं जो बता रही हैं कि चीन के नए नए शहरों में सन्नाटा परसा हुआ है। चीन के अंदर एक नई बीमारी का अटैक हुआ है जो दुनिया के लिए एक अलार्म है। चीन के अंदर से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कुछ बता रही हैं उसे बड़े ध्यान से समझिए। चीन जो छिपा रहा है वो इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। आधी रात जबरन लोगों को निकाल कर लाया जा रहा है। रात के 3 बजे टेस्टिंग सेंटर पर यह डरी हुई भीड़ बता रही है कि हालात कितने पैनिक हैं। जब तक हर किसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी को भी वापस जाने की परमिशन नहीं है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। ना किसी को शहर छोड़ने का आदेश है, ना कोई यहां पर बाहर से आ सकता है। बीजिंग जिले का यह इलाका नया वुहान बन गया है क्योंकि यहां पर नया वायरस आउटब्रेक हुआ है। कोरोना से अभी तक दुनिया जूझ रही है और अब चीन में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू का H10N3 वायरस मिला है। चीन में बर्ड फ्लू के कई वेरिएंट हैं। मुर्गी पालन का काम करने वालों में कुछ वेरिएंट मिले थे। हालांकि आज तक किसी इंसान में H10N3 वायरस नहीं मिला है, लेकिन चीन में बर्ड फ्लू का यह वायरस अब इंसान के अंदर पहुंच चुका है। चीन ने इस खबर को दबाने की भरपूर कोशिश की। वुहान का कोरोना वायरस आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है और अब चीन के इस नए वायरस ने दुनिया को फिर से डरा दिया है। जब इंटरनेशनल प्रेशर बना तो आनन फानन में चीन की सरकारी मीडिया में इस न्यूज को मजबूरी में दिखाना पड़ा। हालांकि इसकी स्क्रिप्ट भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तय की थी। जियांगसू प्रांत में इस शख्स में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन मिला है। मरीज जेनजियांग में रहता है। 28 अप्रैल को इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। जियांगसू प्रांत में इस मरीज के आसपास के सारे लोगों की टेस्टिंग की गई है। सब पर मेडिकल टीम की नजर बनी हुई है, लेकिन किसी में कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। चीन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने संक्रमित व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया। चीन की सरकारी मीडिया वही कहती है जो ऊपर से ऑर्डर आता है। ऐसे में सच क्या है? नए वायरस का कितना खतरा है? क्या यह वायरस नोवल है? इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि किसी को पता नहीं कि H10N3 स्ट्रेन इंसान के अंदर कैसे आया। साल 2016-17 में चीन में बर्ड फ्लू के H7N9 स्ट्रेन ने 300 लोगों की जान ली थी। 1997 में H5N1 वायरस से दुनिया भर में 455 लोगों की मौत हुई थी और अब H10N3 वायरस ने दस्तक दी है। चीन जो दिखाता है और जो उसके अंदर हो रहा होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ चीन कहता है कि उसने कोरोना वायरस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। चीन की जिनपिंग सरकार के मुताबिक वहां पर अब तक सिर्फ 91,170 केस ही मिले हैं और 4,636 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सच यह है कि चीन में सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रांत गुआंगडोंग में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पूरे प्रांत में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। गुआंगडोंग की राजधानी गुआंगझो की सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इस शहर की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। चाइनीज सरकार के मुताबिक पूरे गुआंगझो में 10 और पूरे प्रांत में 41 कोरोना केस मिले हैं। लेकिन जिस तरह से शहर में पैनिक है, टेस्टिंग कराने के लिए लोगों में भीड़ है, वो बता रहे हैं कि सच कुछ और ही है। चीन के दावे और उसकी कोरोना वैक्सीन दोनों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में जो कुछ बहरीन देश में हुआ उसके बाद चाइनीज वैक्सीन फिर से शक के घेरों में आ गई है। बहरीन देश की जनसंख्या 17 लाख है। बहरीन अपने देश की 49.1% आबादी का फुल वैक्सीनेशन कर चुका है। बहरीन में चाइनीज वैक्सीन सिनोफार्म की डोज दी गई, लेकिन अब हर रोज बहरीन में 2 से 3 हजार केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चाइनीज वैक्सीन लगने के बाद बहरीन में कोरोना कंट्रोल में नहीं आया, बल्कि चाइनीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोग ज्यादा परेशान हैं, जिसके बाद अब बहरीन सरकार ने फाइजर की बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया है। यूएई भी चाइनीज वैक्सीन के बाद अब फाइजर की बूस्टर डोज लगाने वाला है। चीन एक तरफ कोरोना वैक्सीन के नाम पर धांधली कर रहा है, दूसरी तरफ कोरोना का सच दुनिया के सामने ना आए, इसलिए अब परमाणु युद्ध तक की धमकी पर उतर आया है। पहली हेडलाइन,
दूसरी हेडलाइन, तीसरी हेडलाइन, चौथी हेडलाइन, दुनिया के कोने कोने में अमेरिका, चीन और न्यूक्लियर वॉर की हेडलाइन है। कोरोना वायरस का विवाद अब परमाणु युद्ध तक जा पहुंचा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को सीधे सीधे न्यूक्लियर जंग तक की धमकी दे डाली है। चीन के सरकारी अखबार में लिखा गया है कि हमें चीन और अमेरिका के बीच तीव्र टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ी संख्या में डोंगफोंग 41 और JL-2 और JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल हमारी रणनीतिक इच्छा शक्ति का स्तंभ बनेंगी। चीन के परमाणु हथियारों की संख्या उस मात्रा तक पहुंचनी चाहिए जो अमेरिका को चीन के साथ सैन्य टकराव में शामिल होने के नाम से कांपने को मजबूर कर दे। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की जांच के लिए 90 दिन की डेडलाइन दी है, तब से चीन कुछ ज्यादा ही बौखला गया है। चीन जानता है अगर वुहान लैब की जांच होगी, कोरोना कहां से फैला है, इस सवाल का जवाब ढूंढा जाएगा तो चीन का भांडा फूट जाएगा और उसके बाद चीन का क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा लगता है। चीन को समझ में आ गया है, इसलिए चीन अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। चीन के पास अभी 350 से ज्यादा परमाणु बम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 1300 परमाणु हथियार बनाना चाहता है ताकि वो अमेरिका के 1705 एक्टिव परमाणु बम का मुकाबला कर सके। इसके अलावा चीन सेकंड लाइन ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है ताकि जब उस पर न्यूक्लियर अटैक हो तो वो कम वक्त में जवाब दे सके, जिसके लिए उसको ज्यादा DF-41 मिसाइल की जरूरत पड़ेगी। DF-41 चीन की 4th जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 14,000 से 15,000 किलोमीटर है, जबकि चीन और अमेरिका की दूरी 11,000 किलोमीटर है। DF-41 मिसाइल दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा दूरी की मिसाइल है। इसकी स्पीड 25 मैक यानी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह मिसाइल एक बार में 10 परमाणु बम से हमला कर सकती है। ग्लोबल टाइम्स में वही छपता है, वही लिखा जाता है जो शी जिनपिंग के ऑफिस से जाता है। यह आर्टिकल बताता है चीन कोरोना के बाद एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह जंग परमाणु युद्ध तक जा सकती है। चीन पहले दुनिया में कोरोना फैलाता है, फिर सच छिपाने के लिए जंग तक की धमकी देता है और अब चीन में नए वायरस ने कोहराम मचा दिया है। वैक्सीन को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे अंधविश्वास की बातें हो रही हैं। लेकिन आज वैक्सीन पर एक नहीं कई बड़ी खबरें आई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। इस वक्त भी देश के करोड़ों लोग वैक्सीन के इंतजार में बैठे हैं और अच्छी खबर यह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी वैक्सीन आने वाली है, और वो भी तब जब मोदी विरोधी लगातार वैक्सीन के नाम पर सियासी बात कर रहे हैं। मगर रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि वैक्सीन के लिए मोदी सरकार कैसे युद्ध स्तर पर काम कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, वैक्सीन पर 8 बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। पहली बड़ी खबर, अगले महीने अमेरिका की फाइजर वैक्सीन भारत आ सकती है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी वक्त 8 करोड़ वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान अनाउंस कर सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना जल्द ही भारत में वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। चौथी बड़ी खबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत बायोटेक की मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन को अप्रूवल दे सकती है। पांचवी बड़ी खबर, सीरम इंस्टीट्यूट बहुत जल्द स्पुतनिक वी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही कर सकती है। छठी बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बायोलॉजिकल ई से कोरोना वैक्सीन के 30 करोड़ डोज की डील लगभग कंफर्म कर दी है। सातवीं बड़ी खबर, 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जाइडस वैक्सीन की जी-कोडी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 80% एनरोलमेंट हो चुकी है। और आठवीं और सबसे अहम खबर, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। मोदी दिसंबर 2021 तक हर भारतीय को वैक्सीनेट करने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। मगर राहुल, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी जिम्मेदार का नारा बुलंद कर रहे हैं।
प्रियंका भी वैक्सीन की बात करती हैं और अंधेर वैक्सीन नीति के बहाने मोदी विरोध की पटकथा फैलाती हैं। और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो पहले कांग्रेस का माउथपीस नेशनल हेराल्ड मोटे मोटे लेटेस्ट में हेडलाइंस देता है, 2021 के अंत तक वैक्सीनेशन को असंभव बताता है, और कांग्रेस पार्टी की ट्विटर लाइन पर सेम हेडलाइन चिपका दी जाती है। मोदी विरोधियों की सियासी उठापटक के बीच देश में वैक्सीन की किल्लत ना हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। प्लान रेडी है, वैक्सीन इंपोर्ट करने का खाका तैयार है। सबकी डिटेल हम आपको थोड़ी देर में देंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पर हो रहे वैक्सीन के ट्रायल की, क्योंकि थर्ड वेव के पहले हर माँ बाप की नजर बच्चों की वैक्सीन पर है। पटना के एम्स में बच्चों पर स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्रायल के लिए 28 मई से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। 108 बच्चों ने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन कराया है। 15 बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल के बाद 3 को ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया गया। तीनों बच्चों को पहली डोज मिल चुकी है और 28 दिन के बाद इन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। इस दौरान उनकी पूरी देखरेख की जाएगी। ट्रायल के लिए बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये 3 एज ग्रुप हैं, 2 से 5 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल। बच्चों पर मेड इन इंडिया वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये खुशखबरी खुद कोवैक्सीन ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर CM सिंह ने दी है। गौर से सुनिएगा। ये हम लोग पिछले फ्राइडे से शुरू किए हैं, उसमें बच्चों को हमने इनरोल किया। एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले जो इच्छुक बच्चे हैं उनको हम इनरोल करते हैं, फिर वो अपने पेरेंट के साथ आते हैं और उसमें से जो कंसेंट देते हैं पेरेंट जिनके, और जो बच्चे 6 साल के ऊपर हैं, 7 साल के ऊपर हैं, अगर वो असेंट देते हैं तब उनको हम शामिल करते हैं। और जो बच्चे हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में आए, मतलब मीन्स कि जिनको हम वैक्सीन दे सकते थे, जो हमारे प्रपोजल है रिसर्च का, तो उन 3 बच्चों को हमने मंडे को वैक्सीनेट किया है। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हैं आज से, मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे। एक अच्छी खबर डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन ज़ायडस कैडिला के फ्रंट से आ रही है। 12 से 18 साल के बच्चों पर इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए 80% रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, यानी 800 से 1000 बच्चे कवर हो चुके हैं। और अगर ट्रायल के बाद ये वैक्सीन बच्चों पर कारगर साबित होती है तो इसके अप्रूवल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त सरकार का फोकस बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर आना है। बच्चों पर 2 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल का होना यही संकेत दे रहा है। इसमें वक्त लगेगा, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का इंतजार हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि बच्चों को वैक्सीन की बात हुई, वो मैं इस मंच से कह चुका हूं कि जो अवेलेबल वैक्सीन है वो 18 से नीचे दिए जाएं। इसके बारे में अभी तक हमारे पास बिना डेटा के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना ट्रायल के कहना उचित नहीं होगा। कुछ वैक्सीन बाहर के देशों में जो बच्चों तक पहुंचे हैं उनका डेटा मिल गया है। हमारे देश में कोवैक्सीन का बच्चों पे ट्रायल है और जो एक वैक्सीन बन रहा है ज़ायडस द्वारा, डीएनए वैक्सीन है, उसमें भी बच्चे सम्मिलित हैं। जैसे ही ये साइंटिफिक डेटा मिलेगा जो प्रूव करता है कि बच्चों के में देना सेफ है और बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यही ऐसे ही चलेगा और बच्चों को हम बचाएंगे। सरकार ने टारगेट रखा है कि दिसंबर 2021 तक देश की एक बड़ी आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये कहने में आसान लगता है मगर टास्क मुश्किल है, इसलिए अभी से वॉर फुटिंग पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने एक बड़ी डील फाइनल कर ली है। मोदी सरकार ने हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ डोज का करार कर लिया है। ये वैक्सीन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएगी और स्टोर करके रखी जाएंगी। सरकार की तरफ से इसके लिए कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया है। पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद बायोलॉजिकल ई फिलहाल इस वैक्सीन के तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। ये वैक्सीन एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। खास बात यह भी है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद ये दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी। केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को काफी सपोर्ट कर रही है। वजह यह है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उत्पादन चाहती है ताकि देश के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। इसलिए वैक्सीन बनाने वाली इस कंपनी को क्लिनिकल ट्रायल के लिए 100 करोड़ रुपए के अलावा रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा हेल्प भी दी गई है।
वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए अब सीरम ने स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए भी DCGI से इजाजत मांग ली है। फिलहाल भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कर रही है। इसके अलावा मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन से भी सीधी बात हो रही है। डील लगभग डन हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार सारी कोशिशें कर रही है ताकि भारत में वैक्सीन लाई जा सके। हम भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं और विदेशों से सप्लाई लाने पर भी काम चल रहा है। हम अमेरिका के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसमें फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। हम अमेरिकी सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं ताकि हमें वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएं। And that the supply chains remain open. मई का महीना सबके लिए बड़ा तनाव भरा रहा, मुश्किल महीना था, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या फिर 12वीं क्लास के बच्चे हों। लेकिन जून का महीना राहत की खबर लेकर आया है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने 12वीं क्लास की परीक्षा में बैठने जा रहे बच्चों से बात की। ये एग्जाम कैंसिल होने के बाद बच्चों की प्रतिक्रिया जानी। वो बच्चे जो इस वक्त थोड़ी मस्ती के मूड में थे, मोदी से बात करने के बाद राहत महसूस कर रहे हैं। इस बातचीत को आप सुनिए। इसमें बच्चों के ढेर सारे सवाल हैं और प्रधानमंत्री के बेबाक जवाब भी। इस वर्चुअल सेशन में बच्चों के माता पिताओं ने भी सवाल पूछे। इस वक्त अगर आप टीवी देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से दिखाइए। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को देश के युवाओं को एक स्वीट सरप्राइज दिया। मोदी को सामने देख छात्रों की खुशी देखने लायक थी, लेकिन मोदी तो मानो उनको टेंशन फ्री करने आए थे। खूब हंसी मजाक हुआ, कभी बच्चे हंसते तो कभी मोदी मुस्कुराते। मैंने आप सबको डिस्टर्ब नहीं किया ना? आप बड़ी मजे की बातें कर रहे थे, ऑनलाइन कैलोरी बंद कर रहे थे आप लोग। सर नमस्कार सर, और आप आ गए सर, आपने हमको ज्वाइन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने अभी इनको बताया कि एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं सर, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा सर। और सर ये लोग आपके आने से पहले ये भी आपकी बहुत बात कर रहे थे सर, आपके बहुत सारे फैन हैं सर यहाँ पे। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा था जब प्रधानमंत्री ना प्रेशर में दिखे ना किसी टेंशन में दिखे। और इस पूरे वर्चुअल सेशन की अच्छी बात यह थी कि मोदी ने बच्चों की सारी टेंशन दूर कर दी। अच्छा, मैं तो अचानक आपको आ गया हूं, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप बड़ी हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बंद करना वो भी सीख लिए हो। अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग? आप बताइए सर। गुड मॉर्निंग। आप सब स्वस्थ हैं? हाँ सर, स्वस्थ हैं। आपके परिवार के सब सदस्य स्वस्थ हैं? यस सर। अच्छा, ये परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और टेंशन गई, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर। टेंशन गया? बादल छाए हुए थे सर। मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? जी सर। तो फिर तो मेरी किताब लिखना बेकार है। बहुत होता है सर। मैंने एग्जाम वॉरियर में कहा है कि कभी टेंशन मत रखो। तो फिर आप टेंशन क्यों पालते थे? सर हम रोज प्रिपरेशन करते हैं तब टेंशन का बात ही नहीं होती सर। कब टेंशन होता है? सर टेंशन तब होता है जब अगर कुछ नहीं लगा सर। और युवा की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इतना बेहतरीन निर्णय लिया गया जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे आजीवन। मौज मस्ती से पंचकुला के सेक्टर तक छात्र अपना लोकेशन बताते और फिर मोदी उस लोकेशन की पुरानी कहानी सुनाते। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर। 10। मैं 7 में रहता था, बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ, मैं वहाँ रहता था। जी सर। सर बहुत आपके यहाँ पे सर
बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले लोग सर, यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं सर लोग। ये सीरियस सेशन नहीं था, शरारती सेशन था। थोड़ी शरारत बच्चे करते और मोदी हंसते हंसते सबकी टांग भी खींचते। एक सैंपल ये रहा। पहले 5 नंबर से मैं बात कर रहा हूँ। ये बेंगलुरु तबला वादक तुम्हारा बहुत हो गया, बार बार तुम परेशान करते हो। अब सैंपल नंबर 2 देखिए। इस बार मौका था प्रधानमंत्री का, एग्जाम तो हुआ नहीं, तो मोदी ने ये कहकर क्लास लगाई कि आगे आगे देखो होता है क्या। वो तो हफ्ते भर में सब घर वाले नाराज हो जाएंगे, देख रहा तुम ये नहीं करते हो, तुम जल्दी उठते रही हो, चलो नहा लो, तुम डालते रही हो, चलिए तुम्हारे पापा का आने का टाइम हो गया। अब देखिए डांट पड़ने वाली है। अच्छा क्या करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, स्वयं कितना समय देते हैं और क्या करते हैं? सर मैं हर दिन सुबह उठ के 30 मिनट योगा करता हूँ सर, योगा और एक्सरसाइज करता हूँ। मैं और मेरा भाई दोनों साथ में करते हैं सर, मेरा छोटा भाई। आपके घर वाले सुन रहे हैं? हाँ देखिए फिर पकड़े जाओगे। नहीं सर मैं उनको पूछूंगा। करता हूँ सर। मोदी का अगला सवाल ये था कि अब तो खाली टाइम ही खाली टाइम है, ऐसे में बच्चों का नेक्स्ट प्लान क्या है, खेल कूद या फिर मौज मस्ती? अच्छा अभी एग्जाम से फ्री हो गए तब मन में क्या, IPL देखने में टाइम लगाएंगे या चैंपियंस लीग फाइनल को देखेंगे या फ्रेंच ओपन देखने के लिए दिमाग खपाओगे, या जुलाई में ओलंपिक शुरू होने वाला है उस ओलंपिक के लिए मन लगेगा? भारत से ओलंपिक में कौन लोग जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसमें मन लगेगा? कि फिर 21 तारीख को योगा दिवस है तो उसमें मन लगेगा? क्या लगेगा? सब चीजों में मन लगेगा। इस सेशन में बच्चों ने तो शरारत की, उनके माता पिता भी कम नहीं थे। मसलन एक बच्चा प्रधानमंत्री की सफेद दाढ़ी का जिक्र करने लगा तो एक बच्चे की मां कुछ मिनटों के लिए शाहरुख खान को भूल गई। अच्छा सब पेरेंट्स जितने भी हैं सारे सब आ जाए स्क्रीन पे, बुला लीजिए आपके माता पिता अगर है तो, क्योंकि उन सबको इच्छा होगी कि चलिए ये, और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को सबको सच बोलना पड़ेगा। हाँ नौजवान कोई मेरे सामने दिख रहे हैं, बताइए। सफेद शर्ट वाले कोई सज्जन बोल रहे थे। हाँ मम्मा यहाँ पर है नहीं, पर हम लोग जब मम्मा और मैं साथ में बैठते हैं तो मम्मा बताते रहते हैं मोदी जी कर देंगे, मोदी जी कर देंगे, चिंता मत कर। और जैसे जैसे लॉकडाउन में रहा करते थे तो दाढ़ी भी बढ़ती थी, तो मम्मा कहते थे क्या करेगा ऐसे? मैंने कहा मम्मा मोदी जी के फैन है, ऐसे बढ़ा के रखेंगे थोड़े। और मैंने अभी सबको कहा कि आप इस निर्णय से बाहर जाइए, एग्जाम से बाहर निकलिए, कुछ और बातें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू और ये बहुत अच्छा था सर। यू आर द बेस्ट। मोदी आए तो थे बच्चों की दिमागी टेंशन दूर करने, लेकिन लगे हाथों उन्हें अपने यंग फैंस भी मिल गए और दादी का आशीर्वाद भी मिल गया। एक मिनट, ये जो चेक्स वाले शर्ट पहना है उन नौजवान से कब से मौका नहीं मिल रहा है? बताइए भैया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अभिराम के बेंगलुरु से हूँ सर, केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु से हूँ सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हमारे परिवार थैंक यू भैया, बड़े फैन है सर। हाँ सर आपका डिसीजन बहुत अच्छा था सर, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 1000। वाह वाह वाह। सर सलामत तो रखना पड़ेगा। अच्छा आप सर सलामत तो पगड़ी 1000 तो बराबर है, लेकिन सर का मतलब आप ये तो नहीं कर रहे कि दिमागी सलामत, कि पूरा फिजिकल बॉडी सोचते हैं? फिजिकल बेस। मेरे से ज्यादा मेरी दादी जी अपडेटेड हमेशा रहती हैं, आपको हमेशा न्यूज फॉलो करती है और हमेशा मुझे बताते रहती है कि आज ये अनाउंसमेंट हुआ, आज ये हुआ। वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन। अच्छा तो दादी जी को सारी राजनीति का पता है? हाँ सर दादी जी को पूरी राजनीति का पता है। सबके बीच जमकर बातें हुई। छात्रों के साथ मोदी की टेंशन फ्री वर्चुअल समिट यूं ही चलती रही। आगे भी बहुत कुछ हुआ, मगर उससे पहले एक सीरियस बात सुनिए। जब मोदी ने छात्रों से एक जरूरी सवाल पूछ लिया और छात्रों का जवाब कोरोना काल में मास्क ना लगाने वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब ये कुछ लोग रहते हैं बड़े अपने आप को बड़ा बहादुर मानते हैं, बड़े
पहलवान मानते हैं और कहते हैं मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मैं ये नियम पालन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तब आप लोगों को कैसा लगता है? नमस्कार सर, नियम को तो मानना ही पड़ेगा सर। आशिमा पुरी बुरा लगता है जिला से बात कर रही हूँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि जब लोग मास्क नहीं डालते या कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो बहुत उस टाइम पे डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है इस पेंडेमिक को लेकर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, बट स्टिल जब लोग नहीं समझते इस बात को तब बहुत बुरा लगता है। मेरे लिए ये अनुभव बहुत आनंददायक है कि मैं मेरे देश के इतने कोने में बैठे हुए इन बच्चों के साथ इतनी सहजता से मैं बात कर पा रहा हूं। वरना तो कभी क्या होता है, वो देखते ही चौंक जाता है, अरे आप है, फिर वो बातें नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग कुछ भी भूले बिना बड़े विश्वास के साथ बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। आगे देखिए डोमिनिका से मेहुल चौकसी पर क्या नई खबर आई, पूरी डिटेल बस 4 मिनट के ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।